हेलो स्टूडेंट्स। मैं निशा सिंह एक बार फिर से अपने चैनल में आप लोगों का वेलकम करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉग्निटिव थेरेपी। जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा है कॉग्निटिव थेरेपी लिखा हुआ है और ये बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली आज का टॉपिक है, जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं। और कॉग्निटिव थेरेपी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए कि कॉग्निटिव थेरेपी को आज पूरा समझ के जाएंगे। कॉग्निटिव थेरेपी को समझने से पहले हमें एक वर्ड क्लियर होना चाहिए जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, कॉग्निशन। कि आखिर कॉग्निशन का मतलब क्या होता है। द मेंटल एक्शन एंड प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू एक्सपीरियंस एंड सेंसेस। मेंटल एक्शन है और प्रोसेस है नॉलेज को अकर करने का, नॉलेज को लेने का और अंडरस्टैंड करने का। किसके थ्रू? एक्सपीरियंस के थ्रू और सेंसेस के थ्रू। ठीक है, तो किसी भी नॉलेज को अक्रिंग करने का मेंटल एक्शन है, प्रोसेस है अंडरस्टैंड करने का थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड सेंसेस। सबसे पहले कॉग्निशन वर्ड आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, cognitive therapy. Cognitive therapy is a form of psychiatric therapy in which the distorted cognition are modified into positive cognition. Cognitive therapy क्या है? साइकोथेरेपी का एक फॉर्म है। ठीक है, साइकेट्रिक में पढ़ रहे हैं तो साइकोथेरेपी ही है और साइकेट्रिक पेशेंट के लिए ही यूज की जाती है, जिसमें डिस्टोर्टेड मतलब जो खराब है, जो बिगड़ा हुआ कॉग्निशन है, ठीक है, जो ठीक से काम नहीं है, काम नहीं कर पा रहा है, इस तरह का जो कॉग्निशन है मॉडिफाई इनटू पॉजिटिव कॉग्निशन। तो उसको क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव कॉग्निशन में मॉडिफाई करना ही कॉग्निटिव थेरेपी है। तो कॉग्निटिव थेरेपी क्या है? एक साइकोथेरेपी का एक फॉर्म है जिसमें डिस्टोरेटेड कॉग्निशन को मॉडिफाई इनटू पॉजिटिव कॉग्निशन में मॉडिफाई करना है। Aaron T. Beck developed the cognitive therapy. Aaron T. Beck ने कॉग्निटिव थेरेपी को डेवलप किया था जब वो डिप्रेशन पर रिसर्च कर रहे थे। डिप्रेशन डिसऑर्डर पे जब वो रिसर्च कर रहे थे तभी उन्होंने कॉग्निटिव थेरेपी को डेवलप किया था। ही ऑब्जर्व दैट मोस्ट डिप्रेस्ड पीपल इंटरप्रेट इवेंट्स इन अ नेगेटिव वे। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? जो ज्यादातर जो डिप्रेस जो पेशेंट हैं, जो लोग हैं, जो जितने भी उनको क्लाइंट्स मिल रहे हैं, वो नेगेटिव वे होने के कारण, नेगेटिव वे का इवेंट्स होने के कारण ही क्या है, डिप्रेशन वाले डिजीज से क्या है, प्रभावित चल रहे हैं। दिस लीड्स हिम टू अज्यूम दैट हाउ यू फील इन रिलेटेड टू वे यू परसीव योर एक्सपीरियंस। और उन्होंने क्या एज्यूम किया इसके थ्रू? उन्होंने कि उन्होंने ये फील किया है इसके थ्रू कि कितना भी जो एक्सपीरियंसेस है, जो भी एक्सपीरियंसेस जो हम परसीव कर रहे हैं, ठीक है, बाहर कुछ भी चल रहा है, लेकिन जो हम परसीव कर रहे हैं, जो अपने आसपास से जो अज्यूम कर रहे हैं, वो कैसा है, ठीक है, इस चीज पर उन्होंने फोकस दिया था। एरोन टी बैक जो थे, उन्होंने कॉग्निटिव थेरेपी को डेवलप किया था। Example, you believe that you failed the exam because you are unintelligent. Cognitive distortion। ठीक, अगर आपने ये बिलीव कर लिया है कि आप एग्जाम में फेल्ड हो क्योंकि आप इंटेलिजेंट नहीं हो। अनइंटेलिजेंट का मतलब कॉग्निटिव डिस्टोर्शन। ठीक है, कॉग्निटिव डिस्टोर्शन आपका हो चुका है, बिगड़ चुका है, क्योंकि आपने ये अपनी एक धारणा बना ली है कि आप एग्जाम में इसलिए फेल हुए हो क्योंकि आप इंटेलिजेंट नहीं हो। दिस मे मेक यू फील लाइक देयर नो पॉइंट इन ट्राइंग टू स्टडी इन द फ्यूचर एंड टू इवन लीड्स टू फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस एंड डिप्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो आपने इस चीज की धारणा बना ली है कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, इसलिए आप एग्जाम में फेल हो गए हो, तो अब आप कितनी भी मेहनत कर लो लेकिन आप पास हो ही नहीं सकते हो। फ्यूचर में आप पास हो ही नहीं सकते हो। और ये फीलिंग्स उसकी क्या कर रही है, हेल्पलेसनेस को, डिप्रेशन को डेवलप करती जा रही है।
तो इसमें सबसे नीचे जो लिखा है व्हाट यू थिंक, व्हाट यू डू, हाउ यू फील। ठीक, तो आप क्या सोचते हो, आप क्या करते हो, और आप क्या सोच रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, हाउ यू फील, और आप कैसा फील कर रहे हो। ठीक, तो कॉग्निशन में क्या हो गया है, किसी न किसी कारण से गड़बड़ हो गया है, खराब हो गया है, बिगड़ गया है, और आपने अपनी एक गलत धारणा डेवलप कर ली है कि आप इस कारण से ये काम नहीं कर सकते क्योंकि आपके अंदर इस चीज का टैलेंट है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इंडिकेशन। अब इंडिकेशन क्या है कॉग्निटिव थेरेपी के, किस किस डिसऑर्डर में कॉग्निटिव थेरेपी दी जाती है, किसमें नहीं दी जाती है। तो डिप्रेशन पेशेंट में कॉग्निटिव थेरेपी बहुत जरूरी है। बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है, जिसमें पेशेंट में मेनिया एंड डिप्रेशन दोनों ही देखने में आते हैं। पैनिक डिसऑर्डर्स, जो एंजाइटी डिसऑर्डर के अंडर में आता है डिसऑर्डर। सिजोफ्रेनिया, जिसमें फ्लाइट ऑफ आइडियाज रहते हैं पेशेंट के। पीटीएसडी, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसमें पेशेंट के साथ, क्लाइंट के साथ कुछ हैपनिंग हो चुकी होती है जिसका साइकोलॉजिकल ट्रॉमा उसके माइंड में बन चुका है। ठीक है, सोशल फोबियाज, जिसमें पेशेंट अपने आप को आइसोलेट रखता है, सोशली किसी से भी मिंगल नहीं होना चाहता है। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, जनरली पेशेंट को एंजाइटी होती रहती है विदाउट एनी कॉज। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें पेशेंट बार बार एक ही एक्ट को रिपीट करता है, ये भी एंजाइटी डिसऑर्डर के अंडर ही डिसऑर्डर आता है। ईटिंग डिसऑर्डर में दोनों तरह के डिसऑर्डर हो सकते हैं। पेशेंट को एनोरेक्सिया भी हो सकता है, बुलिमिया भी हो सकता है, या तो पेशेंट ज्यादा खाना खाएगा या कम खाना खाएगा। सब्सटेंस अब्यूज, इसमें पेशेंट को किसी न किसी सब्सटेंस की आदत पड़ जाती है, अल्कोहल हुआ या कोई ड्रग हुई, ठीक, जिसके कारण उसके अंदर साइकोलॉजिकल सिम्टम आने लग जाते हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं। प्रॉब्लम विथ मैरिड कपल्स, जो कपल्स होते हैं उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स देखने में आती है, जैसे कि पैरानोइड सिजोफ्रेनिया देखने में आता है, डिल्यूजन्स देखने में आता है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस में, जिसमें पेशेंट अपनी इस तरह की धारणा बना लेता है कि उसे कोई ऐसी भयानक बीमारी लग गई है। सपोज उसने ये धारणा बना ली है कि उसको कैंसर हो गया है, लेकिन उसको कैंसर है नहीं, लेकिन उसने इस चीज की अपनी एक धारणा बना ली कि मुझे कोई भयंकर बीमारी लग गई है। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स, जिसमें पेशेंट को हमेशा कुछ ना कुछ बॉडली सिम्टम वो बताता रहता है, जैसे कि हेडेक हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है, बैकएक हो रहा है, लेकिन जब पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं, उसकी लैब रिपोर्ट्स कराई जाती है, रेडियोलॉजी इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं, तो पेशेंट के अंदर किसी भी तरह का सिम्टम देखने में बॉडली में किसी भी तरह का बॉडी में उसका सिम्टम रिपोर्ट्स में गड़बड़ नहीं आता है, बस साइकोलॉजिकली वो अपने आप को कुछ ना कुछ बताता रहता है। तो इसमें भी कोग्निटिव थेरेपी पेशेंट को दी जाती है, और कोग्निटिव थेरेपी के बाद पेशेंट ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ कोग्निटिव थेरेपी। A typical cognitive therapy schedule consists about 15 visits over a 3 months period। 3 months पीरियड होता है किसी भी क्लाइंट के लिए, या डिप्रेसिव हो, या बाइपोलर हो, या पैनिक हो, या सीजोफ्रेनिक हो, जो भी हमने इंडिकेशन पढ़े थे, इसमें से कोई भी क्लाइंट हो, कोई भी पेशेंट हो, उसको 3 months का पीरियड होता है, और उसमें उसकी 15 विजिट की जाती है। 15 बार पेशेंट को बुलाया जाता है कोग्निटिव थेरेपी के लिए। एक शेड्यूल उसका बनाया जाता है कि 15 बार 3 months में उसकी विजिट की जाएगी। टेक्निक ऑफ कोग्निटिव थेरेपी, सबसे पहले टेक्निक आती है डिडक्टिव एस्पेक्ट्स, फिर आता है हमारा बिहेवियर इंटरवेंशन एंड कोग्निटिव थेरेपी। कंपोनेंट्स ऑफ कोग्निटिव थेरेपी। डिटेक्टिव एस्पेक्ट्स में क्या होता है, डिडक्टिव एस्पेक्ट्स prepare the patient eventually by the providing adequate information about the cognitive therapy, either orally or using video audio in order to identify the distorted thinking patterns। इसमें क्या है, पेशेंट सेम इस तरह की इसमें टेक्निक अप्लाई की जाती है जिस तरह से टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को क्लास में स्टडी कराते हैं, या तो ओरली कराते हैं,
मुंह से बोल के कुछ उनको कुछ समझा रहे हैं, या कोई वीडियो दिखा रहे हैं, या कोई ऑडियो दिखा रहे हैं। ठीक है, तो टीचर्स और स्टूडेंट जैसे टीचर्स स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करती है, किसी भी टॉपिक को क्लियर करती है, तो इसी तरह से डिटेक्टिव एस्पेक्ट्स में भी पेशेंट को जो डिसऑर्डर होता है उस डिसऑर्डर से रिलेटेड पेशेंट से पहले टॉक की जाती है, ओरली उसको कुछ समझाया जाता है, फिर या कोई वीडियो या ऑडियो के थ्रू उसको ठीक किया जाता है। उसके थिंकिंग पैटर्न को, जो भी वो उसने गलत जो धारणाएं बना ली उन सबको ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ मेथड अप्लाई किया जाता है, जिसमें ऑडियो, वीडियो और ओरली तीनों ही आते हैं। कॉग्निटिव टेक्निक्स, कॉग्निटिव टेक्निक्स में रिकग्नाइज थॉट्स द ऑटोमेटिक एंड स्कीमस, रिकग्नाइज थॉट्स द ऑटोमेटिक स्कीमस में सोक्रेटिक थिंकिंग एंड गाइडेड डिस्कवरी। थेरेपीज सोक्रेटिक थिंकिंग एंड गाइडेड डिस्कवरी में क्या होता है, थेरेपीज राइज द क्वेश्चन अबाउट एनी पर्टिकुलर सिचुएशन, client with Socratic thinking is able to explain the feeling associated with the situation। इसमें क्या होता है, कोई भी सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन से रिलेटेड जो थेरेपिस्ट जो होता है क्लाइंट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन करता है। ठीक है, अगर वो उसके जवाब दे पाता है, कैसे दे रहा है, किस तरह के नहीं दे पा रहा है, तो उस चीज को आइडेंटिफाई किया जाता है कि उसके थॉट्स को रिकग्नाइज किया जाता है, ऑटोमेटिक उसके थॉट्स किस तरह से बाहर आ रहे हैं। नेक्स्ट आता है रोल प्ले एंड इमेजिनरी। इसमें कोई भी स्किट कराया जाता है जिसमें पेशेंट को खुद एक पार्टिसिपेट करने के लिए बोला जाता है, तो उसका एक उस स्किट में एक रोल होता है। सपोज करो कोई भी स्किट है जिसमें स्कूल का स्किट है या सोशल स्किट है या फैमिली का कोई स्किट है, तो उसमें पेशेंट को खुद एक करेक्टर बना दिया जाता है और उसके बेस पे उससे रोल कराया जाता है, और वो अपना उसमें कितना थॉट रिकग्नाइज करता है, ऑटोमेटिक कितने उसके थॉट्स होते हैं, वो सब आइडेंटिफाई किया जाता है। थॉट रिकॉर्डिंग, क्लाइंट इज आस्क्ड टू राइट इन अ नोटबुक व्हेन पेशेंट गेट द ऑटोमेटिक थॉट्स। अब क्या किया जाता है, थॉट रिकॉर्डिंग में पेशेंट को उसके ऑटोमेटिक कितने थॉट्स उसके माइंड के अंदर आते हैं उन सबको नोटबुक में नोट करने के लिए थेरेपिस्ट बोलते हैं कि ऑटोमेटिक आपके माइंड के अंदर कितने किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, किस तरह के विचार आ रहे हैं ऑटोमेटिक आपके अंदर। तो मतलब हम आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपके अंदर ऑटोमेटिक क्या थॉट्स आ रहे हैं किसी भी चीज को लेके, तो उसको नोटबुक में नोट कराया जाता है ताकि उन थॉट्स को देखा जाए कि किस तरह के थॉट्स उसके माइंड में आ रहे हैं। इसके बाद आता है मॉडिफाइंग ऑटोमेटिक थॉट्स एंड स्कीमस। कॉग्निटिव थेरेपी में रिकग्नाइज थॉट्स देखे थे हमने, और अब मॉडिफाइंग ऑटोमेटिक थॉट्स एंड स्कीमस। एग्जामिंग द एविडेंस, एविडेंस को एग्जामिन करना है। जनरेटिंग द अल्टरनेटिव्स, कोई भी अल्टरनेटिव्स जनरेटिंग करने की उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। ठीक है, अल्टरनेटिव्स की अगर ये ठीक नहीं है तो इसकी जगह हम क्या चीज, कौन सी चीज अप्लाई कर सकते हैं, या ये चीज हमें नहीं मिल रही है तो इसकी जगह हम किस चीज से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है डी कैटास्ट्रोफाइजिंग। थेरेपीज हेल्प द पेशेंट टू एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट। डी कैटास्ट्रोफाइजिंग में थेरेपीज पेशेंट को एग्जामिन करते हैं कि नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट कितने हैं, कितने वैलिडेट हैं, वैलिडिटी चेक करते हैं उसका। री एट्रीब्यूशन भी अल्टरनेटिव्स की तरह ही है कि डेली रिकॉर्ड ऑफ डिसफंक्शनल थॉट्स DRDT, इसमें भी डिसफंक्शनल थॉट्स उसके कितने हैं उन सब का डेली रिकॉर्ड मेंटेन करना है। कोग्निटिव रिहर्सल, कोग्निटिव रिहर्सल जो भी जैसे कोई भी उनसे रिहर्सल कराया रिलेटेड टू कोग्निटिव। तो मॉडिफाइंग ऑटोमेटिक थॉट्स एंड स्कीमस। अब आता है बिहेवियरल इंटरवेंशन, जिसमें सबसे पहले एक्टिविटी शेड्यूलिंग आता है कि डेली वो सुबह से शाम तक किस तरह की एक्टिविटी वो कर रहा है। ठीक है, सुबह उठने से, ब्रशिंग करने से, रात तक बेड तक लेटने तक उसकी डेली एक्टिविटी का क्या शेड्यूलिंग है। ग्रेडेड टास्क असाइनमेंट, ठीक है, कोई भी टास्क दे दिया और उसमें ग्रेडिंग किया, उसको असाइनमेंट, ग्रेडिंग टास्क असाइनमेंट। बिहेवियर रिहर्सल, ठीक है, बिहेवियर रिहर्सल करा दिया। डिस्ट्रैक्शन हो गया। और मिसक्लेनियस टेक्निक्स, बहुत सी मिसक्लेनियस टेक्निक्स भी इसमें तरह तरह की आती हैं, जिसमें
पेशेंट को के थॉट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके अंदर किस तरह की धारणाएं आ रही हैं, किस तरह के विचार आ रहे हैं, उन सबको आइडेंटिफाई किया जाता है। थैंक्स। तो इस तरह से पूरा कोग्निटिव थेरेपी फिनिश हो गया है। कोग्निटिव थेरेपी के बाद हम बिहेवियर थेरेपी देखेंगे। बिहेवियर थेरेपी के बाद हम लोग सीबीटी देखेंगे, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये कंप्लीट नोट्स बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए ठीक है, जो एग्जाम देने जा रहे हैं अभी, ताकि इस नोट्स के थ्रू वो अपने पर्सनल नोट्स बनाएं और एग्जाम में अच्छे से लिखें और उनको अच्छे से नंबर वो लोग गेन कर सकें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।